हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के फाइनल एग्जाम के लिए जम के प्रिपरेशन। अगर आपने क्लास 11th में कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा है और आप अपने फाइनल एग्जाम को लेकर चिंतित हो, वरीड हो कि यार अब कैसे पास करें, कैसे अच्छे नंबर लाएं, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर लो। आप क्लास 11th के फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अब ये इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इस सीरीज को हमने शुरू किया था मोशन इन अ प्लेन चैप्टर से, जहां पे मैंने सबसे पहले आपको मोशन इन अ प्लेन के बेसिक्स पढ़ाए, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया, सर्कुलर मोशन पढ़ाया। अब ये तीसरे लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। और अगर आपको इस सारे कोर्स से रिलेटेड मटेरियल चाहिए हो, जैसे कि नोट्स या फिर वर्कशीट्स या फॉर्मूला शीट्स या रिवीजन के लिए और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, डेरिवेशंस के पीडीएफ, तो नीचे लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का जिसका नाम है मनदीप एजुकेशन एकेडमी, और अपनी वेबसाइट का जो है mandeepeducationacademy.in। इन दोनों पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। अभी इस कोर्स को हम लोग 15-20 दिनों में पूरा खत्म कर देंगे। जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो करते जाना और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं आपको सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस इसीलिए नहीं कर पाते होगे ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही पल्ले नहीं पड़ते। तो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं मैं, तो प्रैक्टिस आप कर लेना। प्रैक्टिस कहां से करना है, क्या क्या करना है, वो भी साथ के साथ आपको गाइड करता जाऊंगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आपका 9th में भी था, तो बेसिक सी बातें हैं शुरू की, उनको फटाफट से हम निकालेंगे, ज्यादा उसमें कुछ नहीं करेंगे डिस्कशन। फर्स्ट लॉ आपको पता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाती। मतलब सिंपल सा फंडा है कि यार फोर्स बॉडीज पे करती क्या है। क्या फोर्स बॉडी को मोशन में रखने के काम आती है? नहीं, फोर्स बॉडी को मोशन में रखने के काम नहीं आती है। बॉडी मोशन में तो खुद भी रह सकती है, लेकिन फोर्स काम आती है बॉडी के मोशन के स्टेट को चेंज करने की। यानी अगर आपको बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी हो, अगर आपको बॉडी की डायरेक्शन चेंज करनी हो, अगर आपको ये दोनों चीजें करनी हो, तो आपको फोर्स चाहिए। आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है, बॉडी बिना फोर्स के कांस्टेंट स्पीड से एक डायरेक्शन में चलती हुई जा सकती है। ये चीज अर्थ पे रह के उतना अच्छे से समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग फोर्सेस से घिरे हुए हैं। फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है। स्पेस में आप जाओगे ना, तो स्पेस में ना ग्रेविटी है, ना फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन, ग्राउंड फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने वहां पे बॉल को फेंका, तो वो बॉल जिस स्पीड से आपके हाथ से निकलेगी उसी स्पीड से हमेशा के लिए चलती रहेगी। अब यहाँ पे तो हम ऐसा रोल करते हैं बॉल को, तो बॉल रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन उस पर लग रहा है। तो फोर्स लगने से बॉडी का स्टेट चेंज होता है, फ्रिक्शन उसकी वेलोसिटी को बदलता है और बॉडी रुक जाती है। बेसिक फंडा 9th वाला। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स रखे नहीं हुए हैं, बुक रखी हुई है टेबल पे, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि टेबल पे बुक है, जो वो टेबल पे ही रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है ना, इले मैं हट जाता हूं, इसको आप पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लेना जैसे मर्जी, बट ये सारी बातें आपको पता है, इन सब में टाइम अपन खराब नहीं करेंगे। इनर्शिया आपको पता है कि ये जो बॉडी में प्रॉपर्टी है जो बिना फोर्स के उसका स्टेट चेंज नहीं होने देती, इसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है कि बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है जब तक आप उस पर फोर्स ना लगा दो। इनर्शिया ऑफ मोशन है कि जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है जब तक आप उस पर फोर्स ना लगा दो। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपने पढ़े हुए हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है कि हम रेस्ट पे हैं और सडनली एक व्हीकल चल पड़ा, तो हमको पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो अभी भी रेस्ट पे ही रहना चाहती है पीछे वाले स्टेट में। यहाँ व्हीकल चल रहा है, अचानक ब्रेक मारेगा तो हमको आगे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी इनर्शिया की वजह से अभी भी मूव ही करना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। ठीक है, तो ये कहानी है। ये सब मुझे पता है, आपको पता है कि और ये सब चीजें आपके फाइनल एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएंगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, इसलिए फटाफट निकाल रहा हूं इसको। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक बॉडी जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है उसी में जाना चाहेगी। अगर आप उसको मोड़ना चाहोगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसमें पहले से जा रही थी उसी में जाना चाहेगी। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। बच्चों, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करा जाता है और ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, P = mv। यूनिट होती है इसकी kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मास, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। जितना ज्यादा बॉडी का मोमेंटम होगा हम बोलेंगे कि उसमें उतना ज्यादा मोशन है। ठीक, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है
बिकॉज ये मास इनटू वेलोसिटी है, मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो ऑब्वियसली जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी। न्यूटन सेकंड लॉ, यहां से मेन हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ये भी आपको लग रहा होगा कि यार हमें पता ही है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं, तो उनको जरा समझ लें। न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। मतलब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मोमेंटम ज्यादा चेंज कर पाओगे कम समय में। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मोमेंटम ज्यादा चेंज कर पाओगे कम समय में। इसके एग्जाम्पल से हम घिरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी को अगर फर्स्ट फ्लोर से गिराया जाए नॉट ह्यूमन बॉडी, कोई सी भी बॉडी, अगर एक बॉडी को फर्स्ट फ्लोर से गिराया जाए, चलो ह्यूमन बॉडी मान लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई फर्स्ट फ्लोर से गिर जाए तो उसे चोट कम लगती है, और वही 10th फ्लोर से गिरे तो उसे चोट ज्यादा लगती है। क्यों होता है ऐसा? अगर नीचे कंक्रीट फ्लोर है तो जो बंदा फर्स्ट फ्लोर से गिरेगा, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आपको पता है, जो फर्स्ट फ्लोर से गिरेगा वो कम हाइट से गिरेगा, तो कम हाइट से गिरते गिरते जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो कम स्पीड से हिट करेगा, है ना। तो जैसे ही कोई ग्राउंड को हिट कर रहा है तो वो एक मोमेंटम लेकर आ रहा है, और वो मोमेंटम अचानक से जीरो हो गया। जैसे ही उसने ग्राउंड को हिट करा मोमेंटम जीरो हो गया, यानी कि उसका डीपी जो है वो तो है लेकिन डीटी बहुत कम है। लेकिन आप सोचो, अगर कोई 10वें फ्लोर से गिर जाए, अब 10 फ्लोर की हाइट तो 10 गुना ज्यादा होगी, तो वो नीचे आते आते तक इतनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, उसका मोमेंटम इतना ज्यादा हो जाएगा, और उसका भी वो इतना ज्यादा मोमेंटम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जीरो हो गया। जैसे मान लेते हैं जो फर्स्ट फ्लोर से गिरा उसका मोमेंटम था 10 यूनिट, और वो 10 यूनिट 1 सेकंड में जीरो हो गया, तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ 10, और टाइम कितना हुआ 1, तो 10/1 उस पर फोर्स लगेगी 10 न्यूटन की। और जो 10वें फ्लोर से गिरा उसका मोमेंटम तो ज्यादा होगा, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उसका मोमेंटम हम मान लेते हैं कि उसका था 100, तो वो 100 भी 1 सेकंड में जीरो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम 100 हो गया, टाइम हो गया 1 सेकंड, तो 100/1 उस पर 100 न्यूटन की फोर्स लगेगी, तो वो 100 न्यूटन की फोर्स से ऑब्वियसली उसको डैमेज ज्यादा हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एक फुटबॉल है जो रेस्ट पे है, अगर एक बहुत लेजी सा बच्चा आया, उसने ऐसे ही उस फुटबॉल को ऐसे लेजी में, आलस में, सुस्ती में किक मारी, तो 1 सेकंड बाद इसका मोमेंटम कम होगा, और अगर कोई भागता हुआ आया बहुत तेज किक मारी तो 1 सेकंड बाद ही उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो जब ज्यादा फोर्स लगी तो उतने ही टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज हुआ। तो दैट इज सेकंड लॉ। ठीक है, तो सेकंड लॉ की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है F = ma। dp/dt है ना ये, और P क्या होता है m × v, m तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, dv/dt F = ma, या फिर एकदम बच्चों वाली लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपके काम आ जाएगा। जैसे ये बॉडी है जिसका मास है m, 9th के बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं अपन, इसकी u वेलोसिटी है, ठीक है, फिर हमने इस पे एक फोर्स लगाई F, ज्यादा लॉजिकल है कि हम यहाँ पे F लिख दें और यहाँ पे u लिखते हैं। ठीक है, इसकी u वेलोसिटी है और इस पे फोर्स लगाई F, उस F फोर्स की वजह से थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो जो फोर्स होती है, और मान लो यहां से लेकर यहां तक ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ है ये t टाइम में हुआ, तो फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज दिस मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम m × v, फाइनल मोमेंटम m × v, इनिशियल मोमेंटम m × u बाय टाइम t, तो m कॉमन आ गया, v - u डिवाइडेड बाय t, v - u बाय t एक्सेलरेशन, तो F = ma। ठीक है ना, जैसे मर्जी आप चाहो इसको याद कर लो। तो बच्चों, फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन,
फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होती है, यूनिट होती है फोर्स की, जो जिसको बोला जाता है 1 केजी फोर्स, केजीएफ। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है केजीएफ। 1 केजी वेट भी बोलते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी। अगर एक 1 केजी की बॉडी होगी तो उस पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी? 1 इंटू 9.8, 9.8 न्यूटन। तो याद रखना ये 9.8 न्यूटन होती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में केजीएफ या केजी वेट में दे रखा हो, न्यूटन में पहले बदल लेना। ठीक है, तो ये फंडा है सेकंड लॉ का। एग्जाम्पल देखो बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इस पे 2 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस पे 2 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर। इस पे पानी मारा हमने, ठीक है, इस पे पानी मारा, और जो पानी इस पे हमने मारा है वो 1 kg पर सेकंड से मारा है। ये पानी हमने इस पे मारा 1 kg पर सेकंड से। ठीक है, ऑब्वियसली ये पानी का धक्का पड़ेगा भाई, 1 किलो पानी उस पे पड़ रहा है 1 सेकंड में, तो इस पे धक्का लगेगा, कोई रोकने वाला भी नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनलेस प्लेन है। और ये पानी हमने मारा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो 1 अपॉन एम इंटू फोर्स कितनी लगी, जितना मोमेंटम चेंज हुआ है ना, कितना मोमेंटम है देखो, 1 अपॉन मास कितना है भाई, F इक्वल टू एम ए में जो M होता है वो किसका मास होता है? जिस पे फोर्स लग रही है। फोर्स किस पे लग रही है? ब्लॉक पे लग रही है, तो इसका मास हो गया 2। और फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? इसका देखो, अगर हमने इसको 1 kg पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो पानी आ रहा है ना, ये मोमेंटम कितना ला रहा है? ये पानी अपने साथ मोमेंटम कितना ला रहा है? m, 1 सेकंड में कितना मोमेंटम ला रहा है? m इंटू वी, ठीक है, पर सेकंड। तो ये ला रहा है 5 kg मीटर पर सेकंड। पर सेकंड भाई, ये 5 मीटर पर सेकंड था ना, तो 1 kg इंटू 5 मीटर पर सेकंड, तो ये 5 kg मीटर पर सेकंड इतना मोमेंटम ला रहा है 1 सेकंड में। और मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होती है? फोर्स। तो ये फोर्स हो तो होगी ना 5 न्यूटन, यानी कि इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है? 5 न्यूटन की। 5 न्यूटन की फोर्स अगर इस पे लग रही है, इंटू 5 कर दिया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाल रहे ना, तो एक्सेलरेशन किसमें हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। देखो, मनदीप एजुकेशन अकेडमी .in वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां पे आपको बुक 1 और बुक 2 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ मिल जाएगा, चैप्टर वाइज डेरिवेशंस का मिल जाएगा, फॉर्मूला शीट्स में डाल रहा हूं, नोट्स डाल रहा हूं, सब आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और ऐप वेबसाइट दोनों पे जा सकते हो, तो आपको वहां पे सब मिल जाएगा। अपनी क्लास 11th की प्रिपरेशन अब तक अगर आपने नहीं करी है, तो ऑब्वियसली अपनी सुस्ती की वजह से ही नहीं करी हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? वो खुद। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना कि आप करना चाह रहे हो और फिर भी नहीं कर पाए हो। आपने ही सुस्ती करी, आपने ही उसको डिले किया, आपने कहा मन नहीं कर रहा, कल पढ़ेंगे। तो अब वो सारी चीजें छोड़ के थोड़े दिन बढ़िया एफर्ट मार लो, सारी डिस्ट्रैक्शंस भूल जाओ, अपने आप को काम पे लगा दो कुछ अचीव करने के लिए ना। देखो, बैठे बैठे तो आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे, यार मेरे ऐसे मार्क्स आ जाए, मेरे वैसे मार्क्स आ जाए। जब तक उठ के एफर्ट नहीं करोगे, है ना, मतलब थोड़ा तकलीफ नहीं दोगे अपने शरीर को, दिमाग को, तब तक आपके नंबर नहीं आने वाले। तो जो अब तक हुआ कोई दिक्कत नहीं है। ये 10-15 दिन जो है ना, जब भी आपका फाइनल एग्जाम में जितने दिन आपके बचे हैं, एकदम फोड़ के रख दो पूरा अपने। यार बॉडी दुखती है, दुखने दो, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे रेस्ट कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन झोंक दो अपने आप को। ठीक है, बाद में आपसे 11th के मार्क्स कोई पूछेगा नहीं। 12th में आप आ जाओ, और जो गलतियां 11th में उनको 12th में स्टार्टिंग से मत रिपीट करना। बस कहीं रिग्रेट लेके बैठे हो, यार अब 11th में कुछ पढ़ा नहीं, क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होता है। आप पढ़ लो, आराम से निकल जाओगे, बाद में कोई नहीं पूछने वाला 11th के बारे में। मशीन गन फायर
अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, एक मशीन गन है, मशीन गन बना लें जरा बढ़िया सी, ऐसी नहीं लिखती मशीन गन मुझे पता है, लेकिन रेफरेंस के लिए बना रहा। एक मशीन गन ने फायर करी एक बुलेट 40 ग्राम की, ठीक है, 40 ग्राम की बुलेट फायर करी 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 40 ग्राम की बुलेट फायर करी 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन। भाई जब गन से बुलेट फायर होती है तो गन को रिकॉइल होता ना पीछे की तरफ, तो उस रिकॉइल से बचने के लिए गन को पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो बंदा गन को पकड़ के रख रहा है वो 144 न्यूटन की फोर्स लगा पाता है, उस बंदे की उतनी कैपेबिलिटी होगी है ना कि 144 न्यूटन की वो फोर्स लगा पाता है इस पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकंड, तो 144 न्यूटन की वो फोर्स लगा पाता है। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो जब इस गन से बुलेट निकल रही है यानी मास निकल रहा है कुछ स्पीड से, तो इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। कितना मोमेंटम चेंज होना चाहिए? 1 सेकंड में इतना, इससे ज्यादा होगा तो वो गन को पकड़ नहीं पाएगा, है ना। तो 144 शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मान ले n बुलेट्स निकल रही हैं और एक बुलेट से कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है? ग्राम को केजी में चेंज किया, इतना, तो n हो गया 144 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, ठीक है, 12 4, 3 बुलेट फायर कर सकता है 1 सेकंड में। अगर 3 से ज्यादा फायर करेगा तो मोमेंटम इतना चेंज हो जाएगा कि फिर वो गन को पकड़ के नहीं रख पाए। वेरियस फोर्सेस इन मैकेनिक्स, हाँ चलो अब ये समझ लो, आपको मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी बात बताने लगा हूं जो कि आपको पूरे सिलेबस में और 12th में और जेई में और नीट में हर जगह काम आएगी। यहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों की, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन का तो मैं अलग वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। ये हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन वाला, इसके बाद अगला वीडियो आएगा जिसमें फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। तो ये जितनी भी फोर्सेस है ना, ये लगती कैसे, इनमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों। तो जरा समझ लो, सबसे पहले बात करते हैं वेट की। वेट को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है mg। वेट बच्चों चाहे बॉडी स्ट्रिंग पे हो, इंक्लाइंड प्लेन पे हो, प्लेन सरफेस पे हो, कांटेक्ट में हो ना हो, वेट एक ऐसी फोर्स है जो हर सिचुएशन में लगेगी ही लगेगी, क्योंकि वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ जो है वो बॉडीज को पुल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ऐसी कोई बॉडी ही नहीं होगी यहां पे अर्थ के सरफेस या उसके आसपास जहां पे वेट नहीं लगेगा। तो अगर बॉडी प्लेन सरफेस पर है, बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं जरा, m मास है बॉडी का, तो इस पे वेट लगेगा ऐसे सेंटर से नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट एक्ट करता है बॉडी के सेंटर से, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वैसे भी हम यहाँ पे बॉडीज को क्या मानते हैं, जब तक हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर पे नहीं आ जाते, हम बॉडी को यहाँ पे क्या मानते हैं? हम बॉडी को मानते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या ही सेंटर, ये बॉडी जो ये सेंटर हम लोग दिखा रहे हैं यही बॉडी है, बाकी डब्बा तो रेफरेंस के लिए बनाया जस्ट हमने। इंक्लाइंड प्लेन पे हो अगर बॉडी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ग्रेविटी ये थोड़ी कहेगी अब मैं ऐसे लगूंगी, भाई ग्रेविटी ने तो ऐसे ही लगना है ना, ग्रेविटी ने तो ऐसे ही लगना है, तो ये mg। और अगर एक बॉडी किसी स्ट्रिंग से हमने हैंग करी हो, जैसे पुली ब्लॉक वगैरह में आएगा, mg, ठीक। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, नोट्स वगैरह में आपको सब दे दूंगा मैं लिख के, कि इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, वेट। और एक सेकेंड जरा इसका पहले बैकग्राउंड चेंज करें।
तो ये हो गया वेट। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन क्या है और इसकी क्या जरूरत है? जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं, जैसे कि ये है और ये मैंने इस सरफेस पे रखा, अब इसको ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींच रही है, पर ये जा क्यों नहीं रहा? न्यूटन कहता है कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो ये एक्सेलरेट हो क्यों नहीं रहा? एक आम आदमी बोलेगा कि क्योंकि हाथ है, पर हम फिजिक्स में ऐसे बात नहीं करते। हम कह रहे हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो अगर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो एक ऊपर की तरफ जरूर लगेगी, और वो ऊपर की तरफ तभी लग रही है जब हाथ है, हाथ नहीं है तो वो ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लग रही है। इसका मतलब है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है? इस पे ऊपर की तरफ फोर्स हाथ लगा रहा है। उसी को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, जो कि बॉडी को प्रिवेंट करता है दूसरी बॉडी के अंदर जाने से। जैसे इसका वेट यहां पे लगेगा mg, तो ये सरफेस के अंदर बॉडी घुस तो नहीं रही है, तो ये लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगेगा जहां पर बॉडी, इसीलिए उसका नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? बॉडी जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो सरफेस बॉडी पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगा बॉडी की तरफ। सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जाननी। बॉडी की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है तो वेट तो देखो उसका ऐसे ही लगेगा ना mg, लेकिन उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट लगेगा एंड अवे फ्रॉम द सरफेस लगेगा। क्योंकि अगर ये वेट के अपोजिट लगता तो ये तो वेट को हमेशा ही काटता, लेकिन जैसे जैसे ये ऐसे हो रहा है तो बॉडी स्लाइड करने लगती है ना ग्रेविटी की वजह से, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगता है हमेशा सरफेस के, और जितनी जगह पर बॉडी कांटेक्ट में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये एक स्टेयरकेस है और यहां पर एक रॉड वॉड हमने कुछ रख दी ऐसे। अब ये रॉड जो है दो जगह से कांटेक्ट में है, अब ये रॉड दो जगह से कांटेक्ट में है। एक तो है यहां से, तो यहां से नॉर्मली लगा दो ऐसे, एक है यहां से, तो यहां से नॉर्मली लगा दो ऐसे। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया N1 और यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया N2। ठीक है, और देखो और एग्जांपल लो। जैसे यहां पे ये हमने एक स्फेरिकल बॉडी रख दी और ये दो वॉल्स हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है ना, जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है कांटेक्ट के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ ये। ठीक, बिकॉज दिस बॉडी इज ट्राइंग टू गो इनटू द सरफेस, और सरफेस उसको प्रिवेंट करेगा अपने अंदर जाने से रोकने के लिए। ये भी लेकिन यार नॉर्मल रिएक्शन का नॉर्मल रिएक्शन एक ना सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मतलब अगर मैं इसी हाथ के ऊपर ये हल्का सा ब्लॉक रख दूं, इसको भी नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, और इसी हाथ के ऊपर एक मोटी किताब रख दूं तब भी नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो हल्का सा मैंने ये ब्लॉक रखा इसका नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। हाथ को अब इसका वेट सपोर्ट करना है, इसका तो कुछ वेट ही नहीं है तो कम नॉर्मल रिएक्शन देगा। फिर किताब भी रख दी, उसे भी हाथ सपोर्ट कर रहा तो ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो सरफेस जो है वो नॉर्मल रिएक्शन अपना बढ़ा लेता है जरूरत के हिसाब से। तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। हर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। अब टेबल पे तुमने एक बुक रखी, टेबल ने सपोर्ट कर लिया, दो बुक्स और रखी, टेबल ने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा लिया लेकिन सपोर्ट कर लिया। 100 बुक थोड़ी ना टेबल सपोर्ट कर लेगा, कभी ना कभी तो टूटेगा। तो उसकी एक लिमिट होती है कि भाई मैं इतना ही सपोर्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा वेट मेरे पे डाल दोगे तो मैं नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाऊंगा। अब जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे
हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी है, ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट में एक और बॉडी रखी है। अब ये क्या है, एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन डाल रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जाने की कोशिश ही नहीं कर रही उधर, तो वो रोकेगी क्यों उसको जाने से? लेकिन जैसे ही आपने इधर फोर्स लगाई, नाउ दिस बॉडी इज ट्राइंग टू गो इनटू दैट बॉडी, तब इस पे इधर ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इस पे जितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, दूसरी ये इस पे और ये इस पे, दोनों एक दूसरे पे बराबर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। अच्छा, तीसरी फोर्स है टेंशन। टेंशन कब लगती है? खिंची हुई रस्सियों में। जैसे अगर यहां पर एक ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक रस्सी है, ये रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी को आपने पकड़ के खींचना शुरू किया। आप जानते हो रस्सी से ब्लॉक तब तक नहीं खींचेगा जब तक ये रस्सी पूरी तरह से टाइट नहीं हो जाती, और जब ये पूरी तरह से टाइट हो जाएगी तब आप खींचोगे तो ब्लॉक खींचेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो फोर्स लगाई, क्या आपने ब्लॉक पे लगाई? नहीं, आपने फोर्स तो रस्सी पे लगाई ना। तो अगर आपने रस्सी पे फोर्स लगाई तो ब्लॉक क्यों खींचा? आपने रस्सी पे फोर्स लगाई, ब्लॉक इसलिए खींचा क्योंकि रस्सी ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा रही होगी। लेकिन ब्लॉक तो तभी खींचा ना जब रस्सी पूरी तरह से टॉट हो गई, टाइट हो गई। इसका मतलब है जब रस्सी पूरी तरह से टाइट हो जाती है तो उसमें एक फोर्स पैदा होती है, और जो बॉडी उस रस्सी के साथ उस वक्त कांटेक्ट में होती है, रस्सी उस बॉडी पे भी वो फोर्स लगा देती, और ये हमेशा पुलिंग फोर्स होती है भाई। रस्सी से आप एक ब्लॉक को खींच तो सकते हो, धक्का नहीं मार सकते हो। तो इसमें बहुत ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। ये रस्सी है, तो जब आपने इसको इधर F फोर्स से खींचा तो इस रस्सी में एक टेंशन पैदा हुई, और इस टेंशन को रस्सी ने इस ब्लॉक पे लगाया जिसका मास है m, और इस टेंशन की वजह से ये ब्लॉक चला। तो जहां पर भी रस्सी खिंची होगी तो रस्सी में एक खिंचाव पैदा होगा, उस खिंचाव को ही टेंशन बोलते हैं। अगर आप रस्सी का कोई भी एक पॉइंट लो तो आपको ये फील आएगी कि कोई इसको इधर से खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है, इसमें ऐसा खिंचाव पैदा हो रहा है। तो इधर भी टेंशन T और इधर भी टेंशन T, और वो T जो है इस F के बराबर होगा क्योंकि इसी F की वजह से ये टेंशन पैदा हुई, ठीक। तो अब जैसे इसमें mg लगेगा नीचे और टेंशन लगेगी ऊपर, तो T इक्वल टू mg हो जाएगा ना। अगर एक भी ज्यादा होता, mg ज्यादा होता तो रस्सी टूट जाती, T ज्यादा होता तो इसको ऊपर खींच लेता। और सोचो अगर मैं इसी रोप से कोई और मास बांध दूं तब भी ये खींच जाएगा, तो टेंशन तब चेंज हो जाएगी। तो रस्सी में टेंशन भी जरूरत के हिसाब से बदल जाती है। टेंशन इज ऑल्सो अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, लेकिन हर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की तरह टेंशन की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आप इस पे हाथ ही टांग दोगे तो रोप टूट जाएगी। तो क्यों निकल रहा भाई, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, हमें न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है और इन सारी फोर्सेस को लगा देना है सिचुएशन में। एक्स और वाई में उनके कंपोनेंट्स लेने हैं और दोनों डायरेक्शंस में F इक्वल टू ma इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। अगर आपको टू डायमेंशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वो क्या है। तो आपको मैंने कहा ये ऑर्डर वाइज मेरी पूरी सीरीज देखो। अगर आपको पूरा समझना है तो सबसे पहले आप मोशन इन अ प्लेन वाला वीडियो देखो जाके। तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो सारी बातें तुम अब समझ रहे हो, तुम्हें वेक्टर्स वगैरह सब अच्छे से आते हैं। एक बार ये पूरी स्लाइड दिखा दे, ठीक है। वेक्टर्स अच्छे से आना चाहिए। देखो जनरल फंडा होता है कि कोई भी इक्वेशन है जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज आ रही हैं। अब जैसे F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma भी एक इक्वेशन है जिसमें वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। F भी वेक्टर है, A भी वेक्टर है। तो अगर 2D में क्वेश्चन हो, जैसे फोर्सेस टेढ़ी मेढ़ी हो, ये इधर है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें अपने एक्सिस डिसाइड करने पड़ते हैं। बहुत ही आसान काम है, एकदम झंडू काम है एकदम।
बच्चों वाला काम है, पता नहीं इसको लेकर इतना रोना पीटना क्यों मचाया हुआ बच्चों ने। तो इसके दो फॉर्म बना लो इस इक्वेशन के। एक्स एक्सिस में आप इसको लगाओगे एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, वाई एक्सिस में आप इसको लगाओगे एफ वाई इक्वल टू एम इंटू ए वाई। आपकी फोर्स अगर बीच में है कहीं पे, देखो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है ना। ऑब्वियसली अप्लाई करके तो हम देखेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, यहां पर मैं इनमें से किसी बॉडी पे, इनमें से किसी एग्जांपल पे अप्लाई करके दिखाता हूं। इस वाले पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। सपोज यहां पे हमें इक्वेशन बनानी हो, ठीक है, और तो हमें क्या करना होगा, हम हमेशा इसको y ले लें और इसको x ले लें। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम बचपन से ऐसा पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने आपको 2D वाले में भी बताया था चैप्टर में, तो ये ऐसा लेना इजी होता है। जैसे ये प्लस x हो गया, ये माइनस x प्लस y और माइनस y। अपने एक्सिस को हमेशा ऐसे लो। अगर एक सेकेंड, अब अगर इंक्लाइंड प्लेन पे है ना, इंक्लाइंड प्लेन की चलो मैं बात करता हूं, पहले इसको समझ लो। यहां पे हमने x और y हर क्वेश्चन में ऐसे डिसाइड कर लेने। यहां पे n2 फोर्स क्लियरली पता लग रहा y एक्सिस के अलोंग है, लेकिन n1 ना x के अलोंग है ना y के अलोंग है, ठीक है। तो n1 के कंपोनेंट्स बनेंगे, उसके लिए हमको ये वाला, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं, उसके लिए हमको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया n1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया n1 sin थीटा, और हम n1 को बिल्कुल भूल जाएंगे। अब x में सिर्फ एक फोर्स है n1 cos थीटा, और y में दो फोर्सेस है n2 और n1 sin थीटा। तो y, अब ये मान लो रॉड रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो होगी, चाहे x में हो चाहे y में हो। अगर रॉड रेस्ट पे ही है तो नेट फोर्स जीरो होगी। अब नीचे की तरफ फोर्स होगी mg, तो mg n2 और n1 sin थीटा दोनों को बैलेंस करेगा। और अगर ऐसे एक फोर्स है n1 cos थीटा और ये रॉड तब भी बैलेंस्ड है, तो ऐसे भी एक फोर्स होनी जरूरी है, वरना इसको बैलेंस कौन कर रहा है, वरना तो ये ऐसे फिसल जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि ये जरूर यहां पे फ्रिक्शन होगा, तो यहां पे फ्रिक्शन है इस तरफ, तो वो जो फ्रिक्शन है F वो n1 cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपके क्वेश्चन में जितनी भी फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को आपको x और y में उनके कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर लेना है और ये इक्वेशन लगा देनी। इस वाले क्वेश्चन में भी हमने ये इक्वेशन लगाई है, बट क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो थी तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू जीरो रखा। देखो ये क्या है कि जितनी भी फोर्सेस है ना, उन सबका वेक्टर सम लेकर m इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कर देना है, ठीक। मैं आपको करके बताता हूं, देखो बढ़िया सा कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक पे सपोज फ्रिक्शन लेस है, जमीन में फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे एक फोर्स लगाई है हमने 10 न्यूटन की, और ये 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है हमने 60 डिग्री के एंगल पे, मान लो 10 kg की ये बॉडी है। अब जरा देखें इसकी कहानी क्या बनेगी। अब ये जो 10 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई है, ये फोर्स ना ही तो x में है ना y में है, हमने अपना y ऐसे लेना है, x ऐसे लेना है। तो ये 10 न्यूटन की फोर्स ना ही x में है ना y में है, तो हम क्या करें भैया, नहीं है तो हम क्या करें, इसका कंपोनेंट लें। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया और ये वाला कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा 10 न्यूटन थी ना ये फोर्स, तो ये एंगल 60 है, तो ये भी 60 हुआ। सो दिस इज 10 cos 60 एंड दिस इज 10 sin 60। cos 60 होता है 1/2, दिस इज 5 न्यूटन, और sin 60 होता है √3/2, तो दिस इज 5 √3 न्यूटन। अब ग्राउंड तो हमारा टूट नहीं रहा है, इसका मतलब है ये वाली फोर्स को तो कोई बैलेंस कर रहा है, और ग्राउंड अगर हमारा फ्रिक्शन लेस है तो ये वाली फोर्स इस पे आगे की तरफ लग रही है ना। हमने कंपोनेंट्स ले लिए ना, तो अब इसको छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस में फोर्स कितनी है, एक्स एक्सिस में फोर्स है 5,
एक्स एक्सिस में फोर्स है 5, बॉडी का मास कितना है 10, तो एक्स एक्सिस में इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन होगी 5/10 यानी हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, वाई एक्सिस की बात करें तो सिग्मा एफ वाई इज 0, क्योंकि वाई एक्सिस में देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्या बॉडी ऐसे जा रही है? नहीं। क्या बॉडी ऐसे जा रही है? नहीं। तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0। वाई डायरेक्शन में एक तो फोर्स है 5√3 जो कि है नेगेटिव वाई की तरफ, और एक है mg वो भी है नेगेटिव वाई की तरफ। तो 10 इंटू जी को 10 ले लो, प्लस एक है नॉर्मल रिएक्शन वो है ऊपर की तरफ, और टोटल सम क्या आना चाहिए? 0। यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो नॉर्मल रिएक्शन वेट और इसके वाई कंपोनेंट का सम है। यानी अगर हमने ऐसी फोर्स लगाई इस पे, तो पहले तो ये 10 kg को सपोर्ट कर रहा था ग्राउंड, यानी कि 100 न्यूटन को, अब इसको इतने को सपोर्ट करना पड़ेगा, अब इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो फिजिक्स में क्या है कि बहुत बेसिक से फंडे होते हैं, उन्हीं को यूज कर करके हर चीज हो जाती है। अगर आपको वो बेसिक फंडे नहीं पता होंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं पढ़ने की, कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है वो यही फंडा उसमें हम लगा रहे हैं, और ये फंडा भी कोई इस चैप्टर का नया फंडा नहीं है। मोशन इन अ प्लेन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा मोशन 2 डायमेंशनल हो तो हम उसको 2 1 डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करके फिर सॉल्व करते हैं। वही हम यहां पर भी कर रहे हैं, और वही हम हमेशा करेंगे जब भी वेक्टर का आपका 2 डायमेंशनल मोशन का सवाल होगा। ठीक, अब देखो इस पे मैं बहुत सारे एग्जांपल लाया था जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान। 6 kg मास यहां से सस्पेंड किया है, रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये रोप की लेंथ है 2 मीटर। यहां से देखो 6 kg का वेट सस्पेंड किया था, लेकिन ठीक सेंटर में 50 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगा दी, रोप को ऐसे खींच दिया 50 न्यूटन की फोर्स लगा के, और ठीक इस सिचुएशन में ये रोप जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। व्हाट इज द एंगल दैट द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में वर्टिकल से जो रोप का एंगल है वो क्या होगा? अब इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट पे नीचे फोर्स, ऊपर फोर्स, लेफ्ट फोर्स, राइट फोर्स, सारी फोर्सेस क्या होंगी? बैलेंस्ड। यानी एक्स वाली भी बैलेंस्ड होगी, वाई वाली भी बैलेंस्ड होगी, लेफ्ट वाली राइट के इक्वल होगी, टॉप वाली बॉटम के इक्वल होगी। अब कौन सी फोर्स के कंपोनेंट लिए जाएं? जो फोर्स एक्स या वाई में नहीं है उसके कंपोनेंट्स लिए जाएं। ये बीच में है ना, इसके कंपोनेंट लिए। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो ये कंपोनेंट हुआ T1 cos थीटा और ये हुआ T1 sin थीटा। तो T1 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 50 एंड T1 cos थीटा। पहले तो आपको सिखाया जाए ना कि ये टेंशन वगैरह कैसे लेनी है, ये सब इसने डायग्राम में बना के दे दिया, बहुत गलत किया। सपोज क्वेश्चन जो अपने को आएगा ना वो इस तरीके का आएगा, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मैं बना के दिखाता हूं पूरा। ठीक, अच्छा, अब ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। ऐसे हमको दिया है कि ये 6 kg का ब्लॉक है और इस पे इधर 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बस। व्हाट इज द एंगल दैट दिस रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम? यानी अपने को ये वाला एंगल निकालना है, और ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने ये देखा कि इस पॉइंट, ये पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे इधर एक फोर्स लग रही है, इधर एक फोर्स लग रही है, मान लो ये टेंशन है T1 और इधर रोप खींची हुई है, ये टेंशन है T2। ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रही होगी? ब्लॉक पे फोर्स लग रही होगी नीचे 60 न्यूटन, और ऊपर पूरी रोप में टेंशन क्या रहती है? सेम। तो यहाँ पे अगर T2 टेंशन है तो ये इधर इसको T2 टेंशन से खींच रही होगी, तो ऊपर इस पे फोर्स लग रही होगी T2। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब कौन सी फोर्स है जो ना x में है ना y में है? T1 जो है वो ना x में है ना y में है, तो हमें T1 के कंपोनेंट्स लेने चाहिए डार्क कलर से। ये T1 का एक कंपोनेंट हो गया, और ये हमें कौन सा एंगल निकालना है?
एक ये हो गया, हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें ये वाला निकालना है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी थीटा होगा, तो T1 का ये कंपोनेंट होगा T1 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा T1 sin थीटा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होती है जिसको बोला जाता है FBD, फुल फॉर्म है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि जैसे हम अगर यहीं पे सारी फोर्सेस लगाते रहेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत बार। तो हम क्या करते हैं, यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं या बॉडीज हैं जहां पे हमें फोर्सेस लगानी है, हम उनको अलग से बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये वाला पॉइंट यहां बना लिया। अब इस पे क्योंकि मैं इस वाली फोर्स के तो कंपोनेंट्स ले चुका हूं, तो अब इस वाली फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। तो जो रिलेवेंट फोर्सेस है ना, सिर्फ वही दिखाओ यहां पे जो हमारे काम की हैं। वो ये है, वो ये है, वो ये है, और वो ये है। ठीक है। और ये पूरा हमारा जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है। इसका मतलब है लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स के बराबर है और ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर है। ठीक है। अच्छा, इस वाले बॉडी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये हमारा 6 kg का है, इस पे एक 60 न्यूटन की फोर्स ऊपर है और T2 ऊपर है। अब टेंशन के बारे में भी एक चीज समझ लो कि पूरी रोप में टेंशन सेम नहीं होती है, पर हम तो अभी स्कूल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। वहां पे आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जहां पर पूरी रोप में टेंशन सेम है। अगर रोप मासलेस है, जो हमारे पूरे इस जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो उसमें रोप मासलेस ही होगी। अगर रोप फ्रिक्शनलेस है, रोप फ्रिक्शनलेस ही होगी। और इनएक्सटेंसिबल है, यानी रोप वो ऐसी नहीं है जैसे रबर बैंड टाइप नहीं कि खींचे, नहीं। अगर यार रबर बैंड टाइप होगी तो आप जब रोप को खींचोगे तो रोप ही खींच जाएगी, उससे ब्लॉक तो खींचेगा नहीं, तो फोर्स ट्रांसफर नहीं होगी, तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं बैठेगा। तो रोप मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो उस पे हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम। तो हमने मान लिया इस रोप में टेंशन है T2, वही इस पॉइंट के लिए वो टेंशन इधर होगी और इसके लिए इधर होगी, बिकॉज अभी पीछे आपको पता है टेंशन पुल करती है चीजों को। इस पॉइंट को ये रस्सी इधर पुल करेगी, इस ब्लॉक को इधर पुल करेगी और फोर्स सेम होगी। और क्योंकि ये रेस्ट पे है तो T2 कितना होगा, 60 न्यूटन। अगर T2 60 है तो यहां पे अगर मैं 60 रख दूं, अब मुझे क्या करना था, थीटा निकालना था। अब तो आगे का मैथ्स, अब मैथ्स शुरू हो गया है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस है उनको कैसे सॉल्व करें कि जो चाहिए वो आ जाए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, T1 से T1 कटेगा तो tan थीटा इक्वल टू 5/6, 50/60 हो गया ना। थीटा हो गया tan इनवर्स 5/6। ठीक है। ऐसे कमेंट करके बताते जाना जो जो आपको समझ नहीं आ रहा या जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आगे इंक्लूड करता जाऊंगा उसको आने वाले लेक्चर्स में। देखो, 3 blocks connected together lie in a horizontal frictionless table pulled to the right with a force F। 50 न्यूटन की फोर्स से हमने इसको पुल किया। फोर्सेस लगाओ, इसने लगा रखी हैं, मैं तुमको बता देता हूँ। ये पूरी एक ही रोप है, तो इधर इस पे अगर टेंशन T2 लगेगी तो इस पे इधर ऐसे T2 लगेगी, इस पे इधर T1 लगेगी तो इस पे इधर T1 लगेगी, और ये पूरा सिस्टम इधर a एक्सेलरेशन से जा रहा है। बच्चों, क्या हो सकता है ऐसा कि ये ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन से, ये अलग से, ये अलग से? नहीं ना, क्योंकि रोप इनएक्सटेंसिबल है। जब आप इसको ऐसे खींचोगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उतना ये भी करेगा, उतना ये भी करेगा। डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगी। और वो एक्सेलरेशन होती क्या है? एक्सेलरेशन होती है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, शॉर्ट में काम आएगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है? जो पेयर वाइज फोर्सेस कैंसिल हो गई, वो बॉडी के ओवरऑल मोशन में तो कोई हेल्प नहीं करेंगी ना, सिस्टम के, सॉरी, ये पूरा तीनों ब्लॉक्स का एक सिस्टम है।
इस पूरे सिस्टम को अगर खींचना है, एक्सेलरेशन इसमें पैदा करनी है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इंटरनल फोर्सेस से तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो सकती ना। एक डब्बे के अंदर घुस के आप अंदर से धक्का मार के तो उस डब्बे को चला नहीं सकते। तो ये जो फोर्स है ना, ये सिर्फ ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है। ये हालांकि ये भी फोर्सेस लग रही हैं, बट ये इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं करती, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स करती है। अगर मैं इधर से भी एक फोर्स लगा देता 40 न्यूटन, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स रह जाती 50 माइनस 40 यानी 10 न्यूटन। ठीक है, बट इधर से तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो 50 न्यूटन की नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है, और जो टोटल मास है सिस्टम का m1 प्लस m2 प्लस m3, 5 प्लस 10 15 प्लस 15 30। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टेंशंस T1 एंड T2। तो हमें टेंशन चाहिए T1 और T2, हमें टेंशन नहीं चाहिए भाई, हमारे को कोई जरूरत नहीं टेंशन की, हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं m3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इधर इस पे 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर इस पे T2 लग रहा है, और ये एक्सेलरेट इधर हो रहा है। वर्टिकल में भी फोर्सेस लग रही हैं, मास और नॉर्मल रिएक्शन, बट वो बैलेंस्ड हैं, तो वो इक्वल होंगी। प्लस उनके बारे में क्वेश्चन में कोई बात हो भी नहीं रही है, तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशंस लें। नेट फोर्स क्या होगी, सिस्टम किधर एक्सेलरेट हो रहा है, इधर, तो इधर वाली फोर्स ज्यादा होगी, इधर वाली कम होगी, तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस में होगी 50 माइनस T2। और नेट फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। M3 का मास कितना है 15, इंटू एक्सेलरेशन क्या आई थी 5/3। पचास माइनस 25, तो इस वाले में टेंशन होगी 25 न्यूटन। पॉज करके एक बार इसका निकालने की कोशिश करो, प्ले करके देख लेना फिर इसको। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो T2 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, और एक्सेलरेशन इधर हो रही है। तो ज्यादा बड़ी फोर्स कौन सी हुई, T2 हुई, क्योंकि एक्सेलरेशन बड़ी फोर्स की तरफ होगी। और मास कितना है, नेट फोर्स होगी T2 माइनस T1। मास कितना है m2 है 10, मास इंटू एक्सेलरेशन। T2 कितना आया था 25, एक्सेलरेशन 5/3, तो T2 माइनस T2 आया था ना 25, सॉरी 25 माइनस T1 इक्वल टू 10 इंटू 5/3। T1 इज 25 माइनस 50/3, 50/3 आपका 16, 25 माइनस ये आपका आंसर आएगा 8.33 न्यूटन। ठीक है, ये प्लस अगर आप इससे निकालते, अब M1 पे तो सिर्फ एक फोर्स है T1, और वो इधर एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि सिर्फ ये T1 ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी एक्सेलरेशन के लिए। तो T1 होता है M1 इंटू ए। M1 कितना है 5 और A कितना है 5/3, 25/3, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता 8.33 न्यूटन। मतलब कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और देखो यहां पे बोला है क्या निकालना है, assume that tables and pulleys are frictionless, find the acceleration of the system and tension T1 T2 in the strings। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगी, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन बना लो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे 2 kg है ना, 2 इंटू 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं 10 ले रहा हूं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं, मानना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ना दिया होता तो हम मान लेते कि ये सिस्टम ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो T1 माइनस 20 इक्वल टू 2a, यही लगेगा ना।
अगर ये ऐसे जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हुई, नीचे वाली कम हुई, तो T1 माइनस 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका 2 था, एक इक्वेशन बन गई। इधर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ नीले रंग से, नीले रंग से ये हो गया 40 न्यूटन और ये T2 और ये नीचे A, तो 40 माइनस T2 ये जा रहा है नीचे, तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा हुई, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 40 माइनस T2 इक्वल टू 4A, 40 माइनस T2 इक्वल टू 4A। अच्छा इसकी क्या बनेगी, ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो T2 ज्यादा हुआ, T2 माइनस T1 इक्वल टू 8A। तीन इक्वेशंस, तीन अननोन्स, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले मैं T1 की वैल्यू निकालूं, T1 होगा 2A प्लस 20, यहां पे T1 की जगह डाला 2A प्लस 20, T2 है 4A प्लस 40 माइनस 4A, बीच में है माइनस का साइन, इक्वल टू 8A, तो यहां से अपनी एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस 4A प्लस 2A, माइनस 2A और 40 माइनस 20 प्लस 20 इक्वल टू 8A। एक्सेलरेशन हो गई 8A प्लस 2A, सॉरी 4A माइनस 2A, ये भी तो माइनस रहेगा ना, माइनस 4A माइनस 2A, माइनस 6A, 40 माइनस 20 प्लस 20 इक्वल टू 8A, 14A इक्वल टू 20, A इक्वल टू 20 बाई 14 यानी 10 बाई 7, 10 बाई 7 आपका ये आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई 1.4, इसको यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपका T2 आ जाएगा, इसे यहाँ पे पुट करोगे तो T1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इम्पल्स, अच्छा इम्पल्स समझाने से पहले एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का हो, अगर क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का हो तो मैंने आपको क्या बोला है कि हर क्वेश्चन में आपको अपने एक्सिस एक्स ऐसे और वाई ऐसे लेना है। इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी आप ये एक्सिस को ऐसा ले सकते हो, लेकिन उसमें एक आपका काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे मान लो जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है और फोर्सेस इसको बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा तो समझ में आएगी बात आपको। ये इंक्लाइंड प्लेन है, सुंदर सा ब्लॉक यहां बना दें जरा हम, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक पुली लगा देता हूं मैं, यहाँ पे एक और बॉडी है, ठीक, ऐसा ये सिस्टम है। अब ये एंगल है थीटा, अच्छा इस पे एक तो फोर्स लगेगी mg, इस पे ऐसे फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, और इस तरफ इस पे फोर्स लगेगी टेंशन, रस्सी खींचेगी ना इसको इधर, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी टेंशन और नीचे की तरफ फोर्स लगेगी इसका वेट mg, मान लो इसका मास है m डैश, ठीक ऐसे। अब इसके लिए तो ये y है ये x है, तो इसके लिए आप ऐसे ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें क्या होगा, अगर आप इसमें इसको y लेते हो और इसको x लेते हो, एक बार मैं बना देता हूं, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है उसमें कुछ। लेकिन फिर आपके x और y में केवल एक ही फोर्स फंस रही है और वो है mg, t और n तो बाहर निकल गए, तो उनके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। प्लस अगर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन होता, वो भी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होता, उसका भी कंपोनेंट बनाना पड़ता। इधर एक और रोप होती, उसकी टेंशन भी ऐसे होती, उसका भी कंपोनेंट बनाना पड़ता। सिर्फ एक mg ही ऐसा है जो एक्सिस के अलोंग है। तो बेटर ये है कि इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन में हम x ऐसे लें पैरेलल टू द प्लेन और y ऐसे लें परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसका फायदा ये होगा जितनी भी फोर्सेस आएंगी पैरेलल टू द प्लेन, उनके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है,
नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फोर्स रहेगी mg जो हमारे एक्सिस के अलोंग नहीं होगी, हमें उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और एक फोर्स का कंपोनेंट लेना आसान है 4-5 फोर्सेस की बजाय। तो एक बात और याद रखो, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, mg के कंपोनेंट्स लेने ना आपको, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये भी सेम यही एंगल होता है। कैसे देखो, कैसे समझाएं, ये एंगल है थीटा, ठीक है, यहां से मैंने लाइन खींच दी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ, थीटा, ये वाला एंगल भी होगा थीटा। सो mg के जब कंपोनेंट्स बनाओगे ना तो सीधा यहाँ पे बना दो, सोचने की जरूरत नहीं है। ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होता है और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है, ठीक। अगर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है कि ये जो है सिस्टम रेस्ट पर है, या हम ऐसा मान लें कि ये सिस्टम ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये नीचे जा रही है, इधर ऊपर जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है, सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, एक्स एक्सिस में लूंगा, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। फ्री बॉडी डायग्राम का अब यही फायदा है कि आपने अपने बॉडी में एक्सिस जैसे मर्जी ले आओ, आपने तो एक्स इसको मानना, वाई इसको मानना है फ्री बॉडी डायग्राम में। तो एक्स के अलोंग ये फोर्स लग रही है, टेंशन इधर, ये mg sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन n, और नॉर्मल रिएक्शन के सामने mg cos थीटा, और एक्सेलरेशन हो रही है टेंशन के अलोंग, यानी ये एक्सेलरेशन हो रही है इधर, यानी नॉर्मली तो कोई मोशन नहीं हो रहा, यानी नॉर्मल वाली फोर्सेस तो बैलेंस्ड होंगी, यानी n इक्वल टू mg cos थीटा होगा। और x एक्सिस वाली, x एक्सिस में, x एक्सिस में इधर एक्सेलरेशन हो रही है तो t ज्यादा होगा, और माइनस mg sin थीटा कर दिया आपने उसमें से, ये नेट फोर्स आ गई x एक्सिस में, और वो होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। प्लस इसका अगर बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो m डैश g नीचे इस पे फोर्स लग रही है, t ऊपर फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन इसकी नीचे हो रही है, तो m डैश g माइनस टी इक्वल टू m डैश a, क्योंकि m डैश g ज्यादा होगा और t कम होगा, इक्वल टू m डैश a। तो इंक्लाइंड प्लेन वाले की आप जो फोर्सेस है वो इस तरीके से बना के उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं डस्टर ढूंढ रहा था, वाह बेटे। अब बात करते हैं इंपल्स की। इंपल्स क्या है बच्चों, इंपल्स है फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट करके अपने को क्या मिलने वाला है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम में देखो क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करना है तो आप वही रिजल्ट कम फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लगा के भी अचीव कर सकते हो, या ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लगा के भी अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक नेल जो है वो आप दीवार में सपोज चाहते हो कि वो नेल जाए, तो आप उस पर कम फोर्स लगा रहे हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और ज्यादा फोर्स कम टाइम में लगा के भी आप सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हो। बट वो रिजल्ट है क्या, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट से अपने को मिलेगा क्या। सपोज एक देखो एक टर्म होती है इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स का मतलब है ऐसी फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए किसी बॉडी पे लगती है, जैसे नेल का, हैमर का नेल को हिट करना या बैट का बॉल को हिट करना। तो जो इंपल्स है, अगर ये इंपल्सिव फोर्स है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आई इक्वल टू एफ इंटू डी टी में लिख सकता हूं, और सिमिलरली डीपी बाई डी टी क्या होता है, एफ। तो dp को भी f इंटू डी टी लिखा जा सकता है। तो ये जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं वो है सिंपली f इंटू डी टी इज वॉट, f इंटू डी टी इज चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, यानी कि हमने जस्ट एक नाम की नई टर्म इंट्रोड्यूस करी है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप सेम मोमेंटम चेंज ला सकते हो, कम फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लगा के और ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लगा के, एंड दैट मोमेंटम चेंज इज कॉल्ड द इंपल्स। एक साइकिल खड़ी है, आप उसको धीरे धीरे धक्का दोगे तो वो 5 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर करेगी। एकदम से धक्का दोगे तो 1 सेकंड बाद ही 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। तो आप सेम मोमेंटम चेंज ला सकते हो
कम फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लगा के या ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लगा के, एंड दैट मोमेंटम चेंज इज कॉल्ड इंपल्स। अगर फोर्स आपको फंक्शन दिया है टाइम का, तो इंपल्स निकालने के लिए आप निकाल सकते हो T1 से T2 इंटीग्रेट करके एरिया, एंड दैट इज ऑल्सो द मोमेंटम चेंज। मोमेंटम चेंज भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ग्राफिकली अगर हम देखें बच्चों, जनरल रूल है, अगर एक क्वांटिटी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, जैसे इंपल्स है फोर्स इनटू टाइम, तो अगर हम फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा, जैसे ये ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा ये दिस एरिया इज इंपल्स। ये जनरल रूल है कि अगर एक क्वांटिटी है आपकी A विच इज द प्रोडक्ट ऑफ B एंड C, कि A इज B इंटू C, तो A जो है B और C के ग्राफ का जो एरिया है वो होगी। तो इंपल्स है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स और टाइम के ग्राफ का जो एरिया है वो होगी। अगर ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड सी लाइंस है, ट्राइंगल है, सर्कल है, तो आप एरिया इजीली निकाल सकते हो। अगर ये कोई ऐसा कर्व है तो आपको इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो फिर आप इसको छोटे से इंटरवल dt के लिए आपने इसका एरिया निकाला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, वो f इंटू dt आया, और T1 से T2 आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आपको टोटल एरिया मिलेगा। लेकिन जिनको ये फंडा नहीं आता वो सोचेंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि मैंने मोशन इन अ प्लेन से स्टार्ट किया, लेकिन इसके पहले इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, यूनिट्स, मेजरमेंट, ये सब अच्छे से आना चाहिए। एकदम से आप बीच में से यहां से उठा के चीजों को नहीं समझ पाएंगे। यूनिट इसकी होगी न्यूटन सेकंड, फोर्स इनटू टाइम न्यूटन सेकंड, और चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम वाली यूनिट भी लगा सकते हो kg मीटर पर सेकंड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अगर इन अ सिस्टम for a system if F external is 0 तो P of the system is constant। बहुत सिंपल सा फंडा है, बट यहां पे एक चीज समझने वाली है कि यहां पे जो सिस्टम वर्ड है वो क्या है। सिस्टम वर्ड है अ कलेक्शन ऑफ टू बॉडीज। फॉर एग्जांपल यहां पर एक फुटबॉल है और यहां पे एक पर्सन है। इस बंदे ने फुटबॉल को किक मारी, तो फुटबॉल को अगर मैं मान लूं एक सिस्टम, तो बंदा हो गया सिस्टम के बाहर का पार्ट। तो बंदे ने फुटबॉल पे जो किक मारी उसे एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा, सही है। बंदे ने फुटबॉल पे जो किक मारी उसे एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा, क्योंकि हमने माना है, सब हमारे मानने पे डिपेंड करता है कि जो फुटबॉल है वो सिस्टम है, तो बंदा जो हो गया वो एक्सटर्नल चीज हो गई, एक्सटर्नल पार्ट हो गया, सिस्टम के बाहर की चीज हो गई। तो मैं ये क्या, अगर मैं सिर्फ फुटबॉल का ही सिस्टम मानता हूं तो बंदे की किक हो गई एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या मैं मान सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है। उस केस में फुटबॉल यानी कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। और है कहां कांस्टेंट? फुटबॉल अभी रेस्ट पे है, यानी उसका मोमेंटम 0 है। जब ये बंदा किक मारेगा तो उसका मोमेंटम नॉन जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम कांस्टेंट कहां रहा। अब अगर मैं इस पर्सन और फुटबॉल दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम मान लेता हूं, सब हमारे मानने पे डिपेंड कर, अगर मैं इस पर्सन और फुटबॉल को एक कंबाइंड सिस्टम मान लेता हूं, तो ये जो किक मारी गई है फुटबॉल पे, ये इंटरनल फोर्स होगी सिस्टम की, एक्सटर्नल नहीं होगी। और पर्सन और फुटबॉल दोनों पे बाहर से कोई धक्का दे नहीं रहा है। इस केस में व्हेन द पर्सन एंड फुटबॉल आर कंसीडर्ड अ सिस्टम, एफ एक्सटर्नल क्या हुआ? 0। तो फिर सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम माना जाएगा बंदे और फुटबॉल का मोमेंटम मिला के। तो जब बंदा भागता हुआ आया, उसने किक मारी फुटबॉल को, तो उसने अपना ही तो मोमेंटम ट्रांसफर किया फुटबॉल में, तो उसका खुद का कम हो जाएगा। मान लो बंदे का मोमेंटम था 100, फुटबॉल का था 0, क्योंकि फुटबॉल रेस्ट पे है, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम हो गया 100 + 0 यानी कि 100।
फिर बंदे ने किक मारी तो मान लो 40 यूनिट मोमेंटम उसमें ट्रांसफर कर दिया, तो बंदे का 60 रह जाएगा, फुटबॉल का 40 हो जाएगा, किक मारने के बाद भी टोटल 60 प्लस 40 100, है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको सिस्टम माने। जिसको हमने सिस्टम का पार्ट मान लिया उसकी फोर्सेस दूसरी बॉडीज पे इंटरनल फोर्सेस मानी जाएंगी। तो यार सिंपल सा फंडा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं होगा, सिस्टम एक्सेलरेट नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है तो m भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे इसको प्रूव करो तो प्रूव क्या करना है इसमें, F एक्सटर्नल होता है न्यूटन का सेकंड लॉ dp बाई dt, और अगर F एक्सटर्नल ही जीरो हो तो dp बाई dt क्या हो गया, जीरो, और अगर dp बाई dt जीरो हो गया तो p क्या हो गया, कांस्टेंट। p क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, इसमें एग्जांपल आते हैं ना, जैसे कि अपना बुलेट गन सिस्टम हो गया। अब गन जो है वो बुलेट फायर कर रही है, ठीक है, गन जो है वो बुलेट फायर कर रही है, तो गन रिकॉइल होती है। अब फायर करने से पहले गन और बुलेट सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम था वो जीरो था। गन और बुलेट को एक ही सिस्टम माने तो गन ने जो बुलेट पे फोर्स लगाई वो तो इंटरनल फोर्स मानी जाएगी, तो फायर करने के बाद भी जो मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, जीरो। अगर बुलेट का मास है m, ये बुलेट है जिसका मास है m और बुलेट की स्पीड है v, तो बुलेट का मोमेंटम हो गया ये, गन पीछे रिकॉल हुई v, m इसका मास है mv, तो जो रिकॉइल वेलोसिटी हुई गन की वो ये हुई, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गन। इसलिए गन्स हैवी बनाई जाती हैं ताकि रिकॉइल कम हो, ठीक है। या फिर ये तो 1D में बात हो गई भाई, ये अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना, बुलेट ऐसे जा रही है गन ऐसे, 2D में हो कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम का रिजल्टेंट फाइनल और इनिशियल टोटल क्या होगा, जीरो, मतलब इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का है P1 प्लस P2 दोनों बॉडीज का, और फाइनल मोमेंटम है P1 डैश प्लस P2 डैश, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब मान लो जैसे एक बॉम्ब एक्सप्लोजन है, अब बॉम्ब एक एक्सप्लोड हुआ, ये एक बम फटा, अब बम जो फटा वो तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा, तो फटने से पहले बॉम्ब का मोमेंटम क्या था, जीरो। तो अगर एक पीस ऐसे फ्लाई करता हुआ गया है, एक ऐसे फ्लाई करता हुआ गया है, एक ऐसे फ्लाई करता हुआ गया है, तो इन तीनों का जो मोमेंटम का रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एक्सप्लोड होने से पहले जीरो था। अगर ये पहले से बम ऐसे चलता हुआ आ रहा होता तब उसका कुछ मोमेंटम होता, चलते चलते वो फट गया, फटने के बाद इन तीन पीसीस का जो मोमेंटम का वेक्टर सम है और जो फटने से पहले बॉम्ब का मोमेंटम था वो दोनों बराबर होंगे, ऐसे, ठीक है। तो मान ले ये m1 मास का पीस था, इधर v1 वेलोसिटी से गया, ये m2 मास का पीस था, इधर v2 वेलोसिटी से गया। मान लेते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर। मैंने मान लिया एंगल 90 डिग्री है, 60 डिग्री होता तो वही p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos 60 कर देते। तो ये इनका इन दोनों का मोमेंटम का रिजल्टेंट है। तीसरा बचा ये, तो नेट क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि फटने से पहले क्या था, जीरो। तो ये जो इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम है इसके मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, तो इसको इसके इक्वेट कर देंगे। तो कोई भी इंपैक्ट हो रहा है ना क्वेश्चन में, जैसे यहां इंपैक्ट है बुलेट का फायर होना, यहां इंपैक्ट है बॉम्ब का फटना, तो total momentum, vector sum of the total momentum before the impact equal to vector sum of the total momentum after the impact। ये आपने इक्वेशन बनानी है। अभी आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं तो वहां से आपको बात समझ में आएगी। A ball having a momentum 5 kg meter per second strikes against a wall at an angle of 45 degree। ये एक बॉल है, 5 kg मीटर पर सेकंड का इसका मोमेंटम है, और 45 डिग्री पे इसने वॉल को हिट किया एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, और इसी एंगल पे ये बॉल रिफ्लेक्ट हो गई, यानी 45 डिग्री पे।
सेम मोमेंटम से। तो कह रहा है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। बच्चों अब लगता है कि यार ये क्या आ गया, अरे भाई 2D का क्वेश्चन बिल्कुल 1D की तरह होता है, बस आपको दो उसके कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। अब क्या ये हमारा मोमेंटम x या y में है? नहीं है, तो इसके कंपोनेंट्स लो। ये इनिशियल मोमेंटम है pi, ये एंगल है 45 डिग्री, ये इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट हुआ pi sin 45, और ये हुआ pi cos 45। ये है फाइनल मोमेंटम, ये इसका कंपोनेंट हुआ P फाइनल जो कि सेम है P इनिशियल के, P फाइनल cos 45, और ये हुआ P फाइनल sin 45। अब इसको भूल जाओ, आपने कंपोनेंट्स बना लिया, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये फंडा आपको समझ में नहीं आया तो बड़ी दिक्कत होगी, ये बहुत बेसिक सा फंडा है। अब एक्स एक्सिस में देखो, मोमेंटम चेंज इन एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस क्या है? ये pf कितना है? 5, cos 45 होता है 1/√2, यानी 5/√2। बट ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना, तो -5/√2, माइनस ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है 5/√2, तो ये हो गया -10/√2, यानी कि -10/√2 को हम रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि -5√2 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर आप डेल्टा पी वाई निकालोगे, यानी मोमेंटम चेंज इन वाई एक्सिस, तो पी फाइनल इन वाई माइनस पी इनिशियल इन वाई। अब पी फाइनल इन वाई और पी इनिशियल इन वाई दोनों सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई में, दोनों को माइनस लूंगा और माइनस माइनस प्लस, दोनों की वैल्यू भी सेम है तो कट जाएगा। वाई में मोमेंटम चेंज है 0, एक्स में है उतना। कोई नया फंडा नहीं लगाया हमने, सीधा मोमेंटम चेंज निकाला है, लेकिन हमने निकाला है 2 डायमेंशनल मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करके। अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ इक्वल मासेस, ये वही क्वेश्चन आ गया। 2 फ्रैगमेंट्स फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विद वेलोसिटीज 9 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट। तो ये बॉम्ब है, इसमें से 2 फ्रैगमेंट राइट एंगल पे गए, ये कितनी स्पीड से गया? इक्वल मासेस के हैं ये तीनों फ्रैगमेंट्स, m m और m। ये कितनी स्पीड से गया? 9 मीटर पर सेकंड। ये कितनी स्पीड से गया? 12 मीटर पर सेकंड से। और ये पता नहीं कितनी स्पीड से गया, लेकिन इन दोनों के मोमेंटम का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या था? 0 फटने से पहले। इसका मोमेंटम है 9m, इसका मोमेंटम है 12m। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा √9m² प्लस 12m² इक्वल टू, इसका मोमेंटम होगा m इंटू v। 9 का स्क्वायर हो गया 81m² प्लस 144m² का रूट, ये हो गया 8 और 5 12, 225। 225 का रूट हो गया 15, है ना। 225m² हो गया, 225 का रूट हो गया 15, तो ये हो गया 15m इक्वल टू mv। m से m कट गया, v इज 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये सारे फंडे मैंने जो हैं आपको लॉज ऑफ मोशन के बता दिए। इसके अलावा जो भी आगे का कॉन्सेप्ट है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इन्हीं के एग्जांपल्स हैं। मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैं छोड़ नहीं रहा हूं। मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में लेक्चर्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट में और डिटेल में। ठीक है, तो मैं इसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आपको उन वीडियोस को दे रहा हूं। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जितने फंडे पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है, इजीली समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको उसका वीडियो लगा दूंगा। उसके बाद है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, उसके बाद है व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट, और रियल एंड एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर। ये 4 डेरिवेशंस हैं, बहुत आसान है, लेकिन इसी वीडियो में लगा देता हूं आगे।
लिंक देने की बजाय लिंक में फिर जाने में आप लोग आलस करोगे। इसी वीडियो में लगा देता हूं, उन चारों डेरिवेशंस को पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन्हीं में से, यही कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन आएगा, बट आपको न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कौन से प्रैक्टिस करने आपको बता दिया, mandeepeducationacademy.in पे आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ नहीं मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और वहां पे क्लास 11th का क्लियर वहां पे मेंशन किया हुआ है, क्लास 11th की वर्कशीट्स वाले पेज पे जाओगे, सारी वर्कशीट, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ सब वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भी है, पीछे कभी डाला होगा, ढूंढना पड़ेगा, चलो फिर से डाल दूंगा आगे। तो फ्रिक्शन पूरा डिटेल में अगले लेक्चर में उठाऊंगा। तो ये तीसरा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नोट्स, डेरिवेशंस कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो करी कोई मेजर डेरिवेशन उसमें नहीं आई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, अब जो आगे आएंगी उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में तो नहीं मिल रहा हूं, इसी लेक्चर में अभी आगे और आएगा, उसको देख लेना। बाय बाय। बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ को बोलते हैं रियल लॉ, असली लॉ ऑफ मोशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकंड लॉ से फर्स्ट और थर्ड दोनों लॉज डिराइव हो जाते हैं। तो जब आपको यह क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे कि सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉज आर कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। फिर आप एक एक करके एक्सप्लेन करोगे। आप लिखोगे कि फर्स्ट लॉ is contained in second law। फिर एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड लॉ ये कहता है कि F इक्वल टू ma एंड अगर F ही 0 होगा तो A भी 0 होगा, विच इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि अगर फोर्स नहीं लगेगी तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, और सेकंड लॉ ये कहता है, तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ आ गया विच इज फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ निकाल लिया। अब हम बोलेंगे कि थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ भी है सेकंड लॉ में। कैसे? थर्ड लॉ कैसे है सेकंड लॉ में? मान लो एक सिस्टम है और इस सिस्टम में 2 बॉडीज हैं ए और बी, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। बाहर की कोई बॉडी इनसे इंटरेक्ट नहीं कर रही है, बाउंड्री भी बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये ए और बी हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो जो टोटल मोमेंटम चेंज है सिस्टम का, मतलब मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा पी ए बाय डेल्टा ए प्लस डेल्टा पी बी शुड बी 0। मोमेंटम चेंज 0 होना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम चेंज क्या होना चाहिए? 0। आपस में तो ये टकराएंगी, कुछ भी करेंगी तो इनका मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन टोटल तो चेंज नहीं होगा बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया जाए, इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड किया और इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड किया और इसे उधर लेकर जाया जाए, तो डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बी बाय डेल्टा टी। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो दिस डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी इज बेसिकली एफ ए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए, एंड दिस इज एफ बी। तो एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर चलें तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। समझ में आया? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार फाइनल एग्जाम्स में आता है कि व्हाई सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन है व्हाई इज इट इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। एक लॉन रोलर को पुल करना आसान क्यों होता है पुश करने की बजाय? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
पुल की, ठीक है ना। लॉन रोलर आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा, सिलेंडर सा होता है बड़ा सा, जिसको ऐसे पकड़ के खींचा जाता है या पुश किया जाता है, लेकिन उसको पुल करना ज्यादा इजी है। क्यों? जैसे मान लो ये लॉन रोलर है और हमने इसको पुल करने के लिए यहां पे इस पे ऐसे फोर्स लगाई, मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर F फोर्स लगाई। इस लॉन रोलर पे क्या क्या फोर्सेस हैं? एक तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है ना, ये इसका वेट होगा W जो कि होगा mg, और इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट्स बना सकते हो, एक इस तरफ F cos थीटा और एक इस तरफ F sin थीटा। ये वाला एंगल है थीटा, ये, सो दिस इज F cos थीटा एंड दिस इज F sin थीटा, ठीक। तो जो नेट वेट होगा, जो इस लॉन रोलर का इफेक्टिव वेट होगा, वो क्या होगा? देखो, ये जो फोर्स लग रही है ये वाली, ये वेट के अपोजिट लग रही है, तो जो नेट वेट होगा वो होगा W माइनस F sin थीटा। तो ऐसे केस में आपको रोलर जो है वो हल्का लगेगा। अगर हम पुश करने की बात करें, अगर हम पुश करने की बात करें तो इस पे आपने अगर पुश करना है इसको, तो आप इस पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगाओगे, यहां से ऐसे फोर्स लगाओगे, है ना, उसको हमने यहां बना लिया, और उस फोर्स, वो भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो उस फोर्स के अगर हम अब कंपोनेंट्स लें, ये और ये दो कंपोनेंट्स हमने लिए, तो ये एंगल है थीटा, तो ये होगा F cos थीटा और ये होगा F sin थीटा, है ना। ये जो फोर्स है ये F है, ये F है, तो इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस बार आप देख रहे हो कि W की डायरेक्शन में है F sin थीटा, तो जो नेट वेट होगा, जो नेट वेट होगा वो क्या होगा? W प्लस F sin थीटा। तो आपको ये हैवी लगेगा, और अगर हैवी लगेगा तो ऑब्वियसली उसको पुश करना मुश्किल है। तो लॉन रोलर को पुल करना आसान है और पुश करना डिफिकल्ट है। ये एक्सप्लेनेशन आती है, इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन है डिस्कस हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है? जैसे मान लो ये रोड है और यहां पर एक कार्ट है और इस पे व्हील्स लगे हैं, ठीक है, जो रोड में धंस गए थोड़े से ये, और इस कार्ट को एक हॉर्स पुल कर रहा है, और वो हॉर्स जो है, हॉर्स मेरे को बनाना नहीं आता, मान लो ये हॉर्स, ठीक है, ये इस रस्सी से जुड़ा है। तो बताओ हॉर्स पे क्या क्या फोर्सेस हैं? हॉर्स जो है वो ग्राउंड पे ऐसे फोर्स लगाएगा, टेढ़ा धक्का मारेगा ग्राउंड को R फोर्स से, और ग्राउंड उसको वापस रिएक्शन में फोर्स देगा R, ग्राउंड उसको वापस रिएक्शन में फोर्स देगा R। इस R के आप दो कंपोनेंट्स कर लो, एक तो इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, ठीक है। इस वाले को आप नाम दे दो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, या पूरा H से ही नाम दे देते हैं, इस वाली फोर्स को हम नाम दे देते हैं H, और इस वाली फोर्स को हम नाम दे देते हैं V, और एक इस घोड़े का वेट होगा W, और एक इस रोप की टेंशन होगी T। कार्ट पे क्या क्या फोर्सेस हैं? कार्ट पे इधर इस रोप की टेंशन लगेगी T, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा F। कार्ट का मास हम लोग ले लेते हैं कैपिटल M, और हॉर्स का मास हम ले लेते हैं स्मॉल m, और इस पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है आगे की तरफ उसको हम ले लेते हैं a, ठीक। ये हमारा डायग्राम है
हॉर्स कार्ट का। अब बताओ, जो हॉर्स की अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन बनाऊं तो मैं लिखूंगा h माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए। और कार्ट की अगर मैं बनाऊं, ये हॉर्स की इक्वेशन हो गई, ये हॉर्स की इक्वेशन हो गई। और अगर कार्ट की इक्वेशन बनाऊं तो कार्ट की इक्वेशन होगी टी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, टी से टी कटेगा, h माइनस एफ, ए कॉमन ले लो इधर, m प्लस m, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज h माइनस एफ बाय m प्लस m। ये एक्सेलरेशन हो गई सिस्टम की। और अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम आगे बढ़े यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, सो फॉर सिस्टम टू मूव h माइनस एफ शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होनी चाहिए ना, और एक्सेलरेशन ये है और मास तो पॉजिटिव ही होता है, यानी h माइनस एफ शुड बी पॉजिटिव और h मस्ट बी ग्रेटर देन f। यानी जो ग्राउंड हॉर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन दे रहा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आती है फाइनल एग्जाम में, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एक्सेलरेटिंग एलिवेटर। एक एलिवेटर है बच्चों, ये एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, और इसमें एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन पे एक बंदा खड़ा है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एलिवेटर है ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या रेस्ट पे है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहला एलिवेटर, पहला केस हमारा ये है कि एलिवेटर जो है वो रेस्ट पे है और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां तो रेस्ट पे है और अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस बंदे पे क्या क्या फोर्सेस होंगी, एक तो इसका वेट होगा W नीचे, एक वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन देगी N ऊपर, और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं सिस्टम में, तो N शुड बी इक्वल टू mg। mg है बंदे का रियल वेट, तो एपरेंट वेट जो होगा इस केस में वो रियल वेट के बराबर होगा। यानी अगर एलिवेटर रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा है और आप उसमें खड़े हो, तो जो वेइंग मशीन वेट दिखाएगी वो आपके एक्चुअल वेट के बराबर होगा। बच्चों याद रखो, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन दिखाती है। जब आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, आप उसको दबाते हो तो वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन देती है ऊपर, उस नॉर्मल रिएक्शन को आप देखते हो रीडिंग में, तो जो वेइंग मशीन दिखाएगी वो नॉर्मल रिएक्शन दिखाएगी जो कि n है और mg के बराबर है। तो एपरेंट वेट मतलब जो वेइंग मशीन दिखाएगी दैट इज इक्वल टू द रियल वेट इन दिस सिचुएशन, दैट इज इक्वल टू द रियल वेट। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। एलिवेटर जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। अपवर्ड अगर एलिवेटर एक्सेलरेट होगा तो आप ये सोचो, वेइंग मशीन पे बंदे का वेट नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एक्सेलरेशन हो रही है ऊपर, तो n ज्यादा होगा, तो n
माइनस बंदे का वेट यानी mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो n क्या होगा, n होगा mg प्लस ma। तो जो बंदे का वेट था, एक्चुअल वेट, वो तो क्या था mg, पर वेइंग मशीन दिखाएगी mg प्लस ma, यानी ज्यादा दिखाएगी, और उतना ही ज्यादा दिखाएगी जितनी ज्यादा वेलोसिटी से, जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन से एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो अपेरेंट वेट है वो ग्रेटर देन द ट्रू वेट होगा, एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। थर्ड केस हम ले लें, व्हेन एलिवेटर is accelerating downwards, when elevator is accelerating downwards, तब क्या होगा, अगर एलिवेटर नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पर्सन का। W उस पे फोर्स लग रही है नीचे, यानी कि उसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन दे रही है ऊपर, और एक्सेलरेशन हो रही है नीचे, यानी W ज्यादा हुआ। तो W माइनस n इक्वल टू ma। तो n होगा W यानी mg माइनस ma। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो n जो है वो mg माइनस ma है, जिसका मतलब है कि एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम आएगा इस बार। तो एपरेंट वेट इज लेस देन द ट्रू वेट। और इसी में अगर फ्री फॉल हो जाए, यानी एलिवेटर की रोप टूट जाए और बंदा नीचे गिरने लगे, तो उसकी एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगी mg माइनस mg। उस केस में वेइंग मशीन क्या दिखाएगी, 0, यानी कि वेट दिखाएगी नहीं। तो फ्री फॉल में बंदा क्या हो जाता है, वेटलेस हो जाता है। और अगर एलिवेटर की नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मोर देन g हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा नेगेटिव। ऐसे केस में वेट नेगेटिव है, मतलब बंदा एज कंपेयर टू एलिवेटर ऊपर की तरफ उठेगा, बिकॉज यार एलिवेटर इज फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन मोर देन g एंड बंदा इज फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन g। तो ऑब्वियसली एलिवेटर पहले नीचे पहुंचेगा, तो आपको ऐसा लगेगा फ्रेम में देखने पे कि बंदा ऊपर जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर तो बंदा ऊपर ही जा रहा है। तो नेगेटिव वेट का वो मतलब है। तो ये सारे केसेस आते हैं, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें।